नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस के बारे में हमने देखा कि इंसान की जो हमारी रीजनिंग पावर या एबिलिटी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं या खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या मानी, इंटेलिजेंस। अब हम क्या देखते हैं कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस पे अपनी थ्योरी दी, सिद्धांत दिए। किसी ने कहा कि इसमें एक फैक्टर होता है, यानी एक ऐसी चीज़ है बुद्धि में जिसके कारण आदमी सब कुछ हासिल करता है, सब कुछ सीखता है। किसी ने कहा कि इसमें दो फैक्टर हैं, दो ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं बुद्धि में जिसके कारण अलग अलग चीज़ें सीखता है। किसी ने कहा थ्री फैक्टर है, किसी ने मल्टी फैक्टर है। ऐसे भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरी है यूनिफैक्टर थ्योरी, यानी एकल कारक सिद्धांत। पहले तो ये देख लेते हैं दी किसने, अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने हमें याद है कि 1904-5 में क्या किया था इन्होंने, मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, क्या किया था, मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। तो इन्होंने क्या अपने एक्सपेरिमेंट में किया, ये जब मेंटल एज पर काम कर रहे थे, ये चेक कर रहे थे कि स्लो लर्नर कौन से बच्चे हैं, यानी वो स्लो क्यों हैं। जो ऐसे लोग जो भी स्लो लर्नर हैं, वो क्यों दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कम परफॉर्म कर पाते हैं। इस पे फ्रांस में इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी टाइम इन्होंने कहा था कि कोई एक ऐसी चीज़ है इंटेलिजेंस में, कोई ऐसा फैक्टर है जो बच्चे के जीवन को डिसाइड करता है, यानी बच्चे की पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। ऐसे हालांकि यूनिफैक्टर थ्योरी इन्होंने नाम नहीं दिया था अपने इस कंसेप्ट का। इन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि कोई यूनिटरी ऐसी चीज़ है जो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्पैक्ट डालती है, यानी उसके इंटेलिजेंस पे इम्पैक्ट डालती है। ऐसी कोई यूनिटरी चीज़ है इंटेलिजेंस में, कोई ऐसा एक फैक्टर है। बाद में लोगों ने इस थ्योरी का नाम दिया यूनिफैक्टर थ्योरी। हालांकि कंसेप्ट इन्हीं का था, इसलिए इनका क्या कहा जाता है कि किसने दी है ये, अल्फ्रेड बिने ने। नाम बाद में लोगों ने दिया है यूनिफैक्टर। इनका था कि यूनिटरी कंसेप्ट है, कोई ऐसा यूनिटरी चीज़ है, एक कोई चीज़ है जो बंदे की क्या करता है, पर्सनालिटी या ये समझो आप इंटेलिजेंस पर इम्पैक्ट डालता है। बाद में उसका क्या नाम दिया गया, यूनिफैक्टर थ्योरी। और इसका क्या है ये फैक्टर, जी फैक्टर। क्या है ये, जी फैक्टर, यानी जनरल फैक्टर, यानी जनरल इंटेलिजेंस। इनका मानना है यदि बच्चा एक फील्ड में इंटेलिजेंट है ना, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, तो जो उसका इंटेलिजेंस फैक्टर है, जो उसकी बुद्धि का कारक है, वो एक है। यानी जो बच्चा खेल में तेज है वही पढ़ाई में तेज होगा, वही सिंगिंग में भी तेज होगा, वही स्पीकिंग में भी तेज होगा, वही नाचने में भी तेज होगा, वही पेंटिंग में भी तेज होगा। इनका मानना ऐसा है कि भाई जिस बच्चे का जनरल फैक्टर डेवलप हो गया, एक फैक्टर, वो बच्चा फिर अदर फील्ड में भी उसी तरह इंटेलिजेंट होगा। ऐसा वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मान लो आपने देखा होगा, यदि आपने एग्जाम्पल देखा था कि नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा एक अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे, लेकिन जब उनसे स्टेज पर इंग्लिश में बातें करने के लिए एक एंकर आई, तो उन्होंने क्या कहा डायरेक्ट, ध्यान है ना आप लोगों को, कि क्या आप कृपया हिंदी में बात कर सकती हैं। यानी आप यदि एक गेम में या स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, दैट डजंट मीन, उसका ये मतलब नहीं है कि आप एकेडमिकली या लैंग्वेज की स्किल पे भी आप बहुत अच्छे होंगे, नहीं। लेकिन यूनिफैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग, अल्फ्रेड बिने के अकॉर्डिंग, तो क्या था कि यदि नीरज चोपड़ा खेल में अच्छे हैं तो फिर वो क्या होंगे, कम्युनिकेशन स्किल में भी अच्छे होंगे, वो एकेडमिकली भी अच्छे होंगे। नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, जनरली ऐसा पहले देखा जाता था कि एक बच्चा यदि क्लास में होशियार है तो वही बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, या वो बहुत सी चीज़ों में आगे रहता है। ये एक लेवल तक आप बोल सकते हैं, बट टोटली ये बात सच नहीं है कि जो एक फैक्टर एक फील्ड में इंटेलिजेंट होगा वो अदर फील्ड में भी इंटेलिजेंट होगा। यानी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने इसको क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। फिर आगे थ्योरी आती स्टार्ट हुई। हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी। बिने की
वन फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी में था एक जनरल फैक्टर। लेकिन ये एक साइकोलॉजिस्ट हुए चार्ल्स स्पीयरमैन हुए, इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी 1904 में। इन्होंने क्या कहा कि इंसान के अंदर या बच्चे के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, एक कारक नहीं है जो उसके इंटेलिजेंस को डिसाइड करता, बल्कि क्या कहा इन्होंने, बच्चे के अंदर दो फैक्टर हैं। वो दो फैक्टर क्या हैं? एक जी फैक्टर जो जन्मजात उसे मिलता है, यानी हेरिडिटी पर डिपेंड होता है, ठीक है, अनुवांशिकी पर डिपेंड होता है। और दूसरा क्या उसका स्पेसिफिक फैक्टर, एस फैक्टर या स्पेशल फैक्टर कह सकते हैं, यानी बच्चे को कुछ चीजें तो वो जन्मजात सीख जाता है, उसकी जो जन्मजात वाली बुद्धि है वो क्या कहलाई, जी फैक्टर, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन के अनुसार, ठीक है। लेकिन यदि बच्चे को जीवन में कुछ स्पेशल सीखना है या फिर कोई स्पेशल स्किल अडॉप्ट करनी है, अपने जीवन में लेकर आनी है, तो बच्चे को क्या करना होगा, वो कौन सा बुद्धि का उसा फैक्टर है जो उस पर काम करेगा, वो फैक्टर है एस फैक्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा, मान लो हम ये मान लें, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी प्लेयर का ले लेते हैं, प्लेयर हम ले लेते हैं, चलो सबके पसंदीदा प्लेयर को ही ले लेते हैं, विराट कोहली। और आप ले सकते हैं और प्लेयर सचिन को भी ले सकते हैं आप, सचिन तेंदुलकर। यानी आपने क्या किया, विराट कोहली ने जो क्रिकेट में अपना कैरियर बनाया है, क्या वो जन्मजात से लेके पैदा हुआ था? यानी वो उसका जी फैक्टर तो नहीं है, इनेट नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, स्किल सीखी। कौन सी स्किल? बैटिंग की, क्रिकेट की। यानी उन्होंने क्या है, अपने स्पेसिफिक फैक्टर को स्टिमुलस किया, उस पर काम किया। एक तो वो है जो लेके पैदा होते हैं हम, जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, उससे हम ज़्यादा मशहूर नहीं होते इस थ्योरी के अनुसार। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है जो हम एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, उससे हमें फेम मिलती है, वही हमारे करियर को डिसाइड करता है, ऐसा कहना है चार्ल्स स्पीयरमैन का। यानी एक इंसान में क्या होता है, एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर। ये किसका मानना है? ये मानना चार्ल्स स्पीयरमैन का। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? टू फैक्टर थ्योरी दी है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। क्या होता है एक जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर जो जन्मजात बच्चे को मिलता है, वो नॉर्मल चीज़ें करता है उसकी वजह से डेली रूटीन की। लेकिन एक क्या होता है स्पेसिफिक फैक्टर, एस फैक्टर, विशेष बुद्धि, जिसके कारण वो क्या करता है, वो खुद उसे अर्जित करता है अपनी मेहनत से उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। और वो क्या करता है, उसे एक स्पेशल स्किल एक्वायर कर लेता है किसी भी फील्ड में। जैसे सिंगर हो गए, कोई सिंगिंग में करता है, कोई स्पोर्ट्स में करता है, कोई राइटिंग में करता है, कोई पेंटिंग में करता है। ऐसे ये क्या है, एक एस फैक्टर के कारण होने वाला इंटेलिजेंस बिहेवियर है, जिसके कारण क्या होता है, बंदा इंसान क्या करता है, फेम प्राप्त करता है या फिर अपना प्रोफेशन चूज करता है। वो क्या है, ये एस फैक्टर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1920s में क्या हुआ, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक नाम के एक साइकोलॉजिस्ट आए। इन्होंने स्पीयरमैन को क्रिटिसाइज किया कि भाई जैसे आप कह रहे हो ना कि एक जी फैक्टर होता है, एक एक्स फैक्टर, एस फैक्टर होता है। पहले अल्फ्रेड बिने ने माना था कि सिर्फ एक फैक्टर है जो एक फील्ड में इंटेलिजेंट है, वो बाकी ज़िंदगी के सब फील्ड में इंटेलिजेंट है। फिर उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक जी फैक्टर, एक एस फैक्टर। एक जनरल फैक्टर होता है जो बच्चा लेके पैदा होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर है जो इस दुनिया में आके एक्वायर करता है। लेकिन जो ली थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि दो ही फैक्टर हों इंसान की बुद्धि में। उन्होंने कहा कि थ्री फैक्टर होते हैं। थ्री फैक्टर होते हैं भाई, हाँ भाई, तीन फैक्टर होते हैं। और उसी को उन्होंने क्या भी कहा है कि ये मल्टी फैक्टर हैं। थ्री को क्या कह दिया गया, मल्टी फैक्टर, यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी, तो ली थॉर्नडाइक ने दी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ली मल्टी फैक्टर थ्योरी। अब मल्टी फैक्टर क्या है, अब हम देखेंगे इसको, मल्टी फैक्टर क्या क्या है वो।
ये जो मल्टी फैक्टर हैं, अलग अलग आप ये कह लो थ्री फैक्टर या मल्टी फैक्टर, ये क्या होते हैं आपस में? इंडिपेंडेंट होते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या ये आपस में डिपेंड होते हैं? नहीं भाई, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग इनका एग्जिस्टेंस होता है। जिनमें से क्या होगा, ये हो सकता है कि एक फैक्टर क्या करे, सबसे ज़्यादा डेवलप हो चुका हो, और वो किस तरह काम करे, एक प्रधान फैक्टर की तरह। और प्रधान क्या करेगा, फिर दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश भी तो करेगा। ठीक है, ये क्या है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है। और किससे बनी होती है? इंडिपेंडेंट फैक्टर से बनी होती है। वो आपस में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं। यानी इनका क्या मानना है कि जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों से कोई चीज़ मिलके बनती है, उसी तरह हमारी बुद्धि भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी हुई है। यानी एटम की तरह छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे फैक्टर से मिलके बनी हुई है। तो इसीलिए इस थ्योरी का एक और नाम क्या दिया गया, एटमिस्टिक थ्योरी, यानी परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, फैक्टर हो जाएं, यानी कोई सेंट्रल सिस्टम ना बचे, बहुत ज़्यादा होने के कारण है, उसे क्या भी कह दिया गया, अनार्किक थ्योरी भी कह दिया गया। इसका एक और क्या नाम है, अनार्किक थ्योरी, अराजकतावादी सिद्धांत। इसके क्या क्या नाम हुए, एक तो मल्टी फैक्टर थ्योरी कि बहुत सारे कारकों से बनी हुई है बुद्धि, एक क्या कहा, एटमिस्टिक थ्योरी, और एक क्या कहा, अनार्किक थ्योरी। ये भी पूछा जा सकता है भाई कि एटमिस्टिक थ्योरी किसने दी, तो वही नाम है, E.L. थॉर्नडाइक। ये पूछा जा सकता है अनार्किक थ्योरी किसने दी, वही नाम है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। क्लियर है? अब हम देखते हैं जो इन्होंने इंटेलिजेंस के टाइप बताए हैं, यानी जो फैक्टर बताए हैं वो क्या क्या हैं। इन्होंने कहा कि जो फैक्टर हैं या इंटेलिजेंस है इंसान की, वो तीन तरह के फैक्टर दिए इन्होंने मेनली, और उनमें छोटे छोटे टुकड़ों में कहा कि उनमें भी आगे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसलिए क्या कहा गया है, एटोमिस्टिक थ्योरी और अनार्किक थ्योरी। अब वो मेन जो थ्री टुकड़े हैं या टाइप्स हैं इंटेलिजेंस के, वो देख लेते हैं। पहला इन्होंने कहा कि जो इंसान में होती है वो किस तरह की बुद्धि है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी अमूर्त बुद्धि। हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, जो फिजिकल अपीयरेंस के बिना हो, यानी जो सिर्फ जिसका एग्जिस्टेंस कहाँ हो, माइंड में हो, उनको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, यानी थिंक बियॉन्ड सिचुएशन, यानी जो फिजिकल सिचुएशन उसके सामने है, फिजिकली चीज़ें अपीयर हैं, उससे बियॉन्ड मेंटल लेवल पे सोचना, उसको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे शायद ना समझ में आया हो। जैसे यदि बच्चे के सामने चीज़ें रख दे और गिनने को कहें, बेटा गिनना है इनको, काउंट करना, तो बच्चा गिन लेगा। यानी बच्चे के सामने क्या है, वो प्रेजेंट है। क्या बच्चे के सामने प्रेजेंट है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम आपस में बात करते हैं कि यदि ईरान और अमेरिका का युद्ध लंबा चल गया, तो जो हमारा वर्ल्ड है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या हमारे सामने चीज़ें प्रेजेंट हैं? नहीं भाई, हम कहाँ सोच रहे हैं उसे, बियॉन्ड सिचुएशन, बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस सोच रहे हैं, मेंटल लेवल पे सोच रहे हैं। तो ऐसी हमारी जो इंटेलिजेंस होगी, जो ऐसी चीज़ों पर काम करेगी, जो माइंड के लेवल पर काम करेगी, उसे क्या कहा थॉर्नडाइक ने, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। हमारे इंटेलिजेंस के, यानी जो हमारी बुद्धि है उसका एक पार्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो हमें किस में हेल्प करता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचने, समझने और अडेप्ट करने में हेल्प करता है। अब शायद समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है, ये पहला पार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद हुआ कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। एक तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एक क्या कहा, कॉन्क्रीट यानी मूर्त। एक तो अमूर्त और एक मूर्त। अब कंक्रीट इंटेलिजेंस में क्या होगा, यानी जब बच्चे के सामने क्या होंगी, चीज़ें प्रेजेंट होंगी, बच्चा प्रेजेंट हुई सिचुएशन पे अपना दिमाग लगाएगा। यानी जब आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट होगी तो क्या होंगे, टूल वगैरह हो, मान ले जैसे आप ऐसे समझना, कोई इंजीनियर हो, इंजीनियर कैसे काम करता है, इंजीनियर तो मशीनों के साथ ही काम करता है।
यानी चीज़ें उसके सामने क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट होने पर जो बुद्धि का यूज करता है उसे क्या कहेंगे, कंक्रीट इंटेलिजेंस। यानी इस बुद्धि को हम क्या भी कह सकते हैं, मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, यानी यांत्रिक बुद्धि। मशीन उसके सामने प्रेजेंट है, टूल्स उसके सामने प्रेजेंट है, तभी तो वो उसके बारे में कुछ काम कर पाएगा, सोच पाएगा। यानी इसलिए इसका क्या नाम दिया गया, मैकेनिकल इंटेलिजेंस। ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई मैकेनिक्स है, उसकी कौन सी तरह की इंटेलिजेंस मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू थॉर्नाडाइक। थॉर्नाडाइक के अनुसार कौन सी बुद्धि उस टाइम उसकी मेन है, तो क्या आ जाएगा आंसर, मैकेनिकल इंटेलिजेंस या फिर कंक्रीट इंटेलिजेंस। क्लियर है। अब थर्ड इन्होंने पार्ट माना या थर्ड टाइप माना इंटेलिजेंस का, वो क्या कहा, सोशल इंटेलिजेंस। वो क्या कहा, सोशल इंटेलिजेंस, यानी सामाजिक बुद्धि। दो तो बता दिए कि एक तो कंक्रीट है भाई, जो हमारे सामने चीज़ें होंगी उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, उसे ही क्या कहा गया, मैकेनिकल इंटेलिजेंस। और दूसरा क्या कहा गया, जब सिचुएशन सामने नहीं है, जब चीज़ सामने प्रेजेंट नहीं है, उस तरह की बुद्धि को क्या कहा गया, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब एक तीसरा और नाम दिया इन्होंने, सोशल इंटेलिजेंस, यानी सामाजिक बुद्धि। यानी जो हमारे सामने सोशल लेवल पर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सोशल सिचुएशन होती हैं, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं या हम कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे साथ। मान लो किसी ने हमारी प्रेज कर दी, प्रशंसा कर दी, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारी कौन सी बुद्धि डिसाइड करेगी, सोशल इंटेलिजेंस। किसके अकॉर्डिंग, थॉर्नाडाइक के अकॉर्डिंग। किसी ने हमें धमका दिया या फिर हमें हमारी बेइज्जती कर दी, तब हमारा दिमाग या हमारी बुद्धि कैसे काम करेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, सोशल इंटेलिजेंस। किसके अनुसार, ली थॉर्नाडाइक के अनुसार। यानी थॉर्नाडाइक ने क्या कहा कि तीन टाइप की इंटेलिजेंस है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। क्लियर हुआ। ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देने के साथ साथ जो थॉर्नाडाइक है उन्होंने कुछ और पहलुओं पर बात की है और एस्पेक्ट्स पर बात की है, कुछ कंसेप्ट दिए हैं जिनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा एक बार इनको भी देख लेते हैं। उन्होंने पहला जो एस्पेक्ट दिया, पहलू दिया, वो कहा कि लेवल। ये लेवल क्या है भाई, पहले नाम बता देता हूँ फिर हम डिटेल में देखेंगे। लेवल, रेंज और एरिया। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। ठीक है, क्या चार पहलू दिए। लेवल, लेवल क्या है ये बता, डिफिकल्टी या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क। बच्चे को कोई काम करने के लिए दिया गया, वो किस लेवल का कठिन है, आप आराम से रिलेट कर पाओगे। एन इंडिविजुअल कैन सक्सेसफुली मैनेज, यानी कोई भी व्यक्ति किस लेवल की डिफिकल्टी को हैंडल कर सकता है, वो क्या होता है उसका लेवल। जैसे हम बच्चे को पूछते हैं, बेटा तुम्हें गिनती आ गई, हाँ जी आ गई। तुम्हें पहाड़े आ गए, हाँ जी आ गई। फिर हम बच्चे से क्या कहते हैं, चलो तुम कटमा पहाड़े सुनाओ। सुनते थे ना पहले ऐसे ही, कटमा पहाड़े सुनाओ। आप मेरी बात समझ रहे हो, यानी तुम्हारा जो सीखने का लेवल है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। क्या तुम कटमा पहाड़े सुना पाओगे। अगर बच्चे ने सुना दिया तो क्या कहेंगे, उसका लेवल कहाँ पहुंच गया है, कटमा पहाड़े तक पहुंच गया है। कई बार ऐसा कह देते हैं कि तुम उल्टी गिनती सुनाओ। ठीक है, यानी बच्चे का इंटेलिजेंस, या ये समझो आप बच्चे का लेवल कहाँ तक पहुंचा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, या किसी टास्क को अपने आप से करने का, हैंडल करने का, मैनेज करने का किस लेवल तक बच्चा पहुंच गया है, यानी वो डिफिकल्टी लेवल है। ठीक है, एन इंडिविजुअल कैन सक्सेसफुली मैनेज, वो बच्चा अकेला कहाँ तक मैनेज कर सकता है, ये हुआ लेवल। उसके बाद आई रेंज। इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। अब आप ये बताओ, हमने कहा बेटा तुम कटमा पहाड़े सुनाओ या उल्टी गिनती सुनाओ। ठीक है, क्या कहा, कटमा पहाड़े या उल्टी गिनती सुनाओ। कहते हैं ना ऐसे ही बच्चों से, जो छोटे बच्चे होते हैं। अब हमने कटमा पहाड़े सुनने स्टार्ट किया, उससे हमने 3 तक सुने, फिर 4 तक, 5 तक, हमने 10 तक सुन लिए। अब जब हमने 11 का पहाड़ा स्टार्ट किया तो बच्चा नहीं बता पाया। बच्चे ने कटमा पहाड़े तो सीख लिए हैं, लेकिन वो कहाँ तक सीखा भाई, वो 10 तक ही सीख पाया है। यानी वो क्या हुई उसकी, वो रेंज हुई। वो क्या हुई, वो रेंज हुई। उल्टी गिनती वो सुना पाता है, लेकिन मान लो 50 तक सुना पाता है,
तो वो 50 तक की उसकी क्या हुई, रेंज हुई। अब देखते हैं रेंज क्या है। द नंबर ऑफ टास्क एट अ गिवन डिफिकल्टी लेवल, कोई एक डिफिकल्टी लेवल है, उस पर बच्चा कितने टास्क कर पाता है, कितने काम कर पाता है, उसे क्या कहा गया, रेंज। यानी बच्चा कितने तक के उल्टे कटमा पहाड़े सुना पाया, 10 तक के, तो उसकी रेंज क्या हो गई, 10। वो कितने तक की उल्टी गिनती सुना पाया, 50, तो उसकी क्या हो गई रेंज, 50 तक की। ऐसे अ पर्सन कैन कंप्लीट, वो सक्सेसफुली कर सकता है, वो रेंज कहलाती है। क्लियर है। उसके बाद हुआ एरिया। एरिया क्या कहता है भाई, जब लेवल और रेंज दोनों मिल जाएं तो उसे क्या कहा जाता है, एरिया। यानी द टोटल नंबर ऑफ टास्क या सिचुएशन इन विच अ पर्सन पोजेसेस द रेलेवेंट स्किल। यानी बच्चा टोटल मिला के कौन कौन सी स्किल सीख चुका है, कौन कौन से टास्क कर सकता है अपने आप से। यानी हम एरिया बताएं तो बच्चा क्या कर सकता है, गिनती, ठीक है, गिनती सुना सकता है, वो उल्टी भी सुना सकता है, सीधी भी सुना सकता है, वो कटमा पहाड़े भी सुना सकता है, लेकिन कहाँ तक सुना सकता है, 10 तक। यानी ये बच्चे ने क्या क्या स्किल डेवलप कर ली हैं, ठीक है, उसको क्या कहा गया, एरिया। क्लियर हुआ। क्षेत्र। फिर आई स्पीड यानी गति। अब बच्चा मान लो 10 तक पहाड़े सुना पाता कटवा, तो फिर वो किस स्पीड से सुना पाता है, क्या अटक अटक के या रुक रुक के सुनाता, ठीक है। तो वो क्या हुई, उसकी स्पीड हुई। उल्टी गिनती सुना पाता है क्या, काफी देर लेता बच्चा सुनाने में, या जल्दी ही सुना देता, वो क्या हो, उसकी स्पीड है। द रैपिडिटी, ठीक है, वो तीव्रता, वो गति, वो चाल विद विच एन इंडिविजुअल कैन रिस्पोंड टू और कंप्लीट अ टास्क। यानी किस तीव्रता के साथ कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी टास्क को कंप्लीट किया जा कर सकता है। यानी उसे कोई काम दे दिया गया, वो किस स्पीड से कर पाएगा। यदि इंटेलिजेंट आदमी होगा, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग होगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी चीज़ों को करने की, बहुत फास्ट। हाई आईक्यू वाले क्या करेंगे, बहुत फास्ट से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप इन चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं कि भाई बच्चा मान लो छठी का बच्चा है, वो छठी का बच्चा क्या निकालना सीख गया है, मल्टीप्लाई करना सीख गया है, डिवाइड करना सीख गया है, और वो क्या करना लगा है, सम, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता है, ठीक है। ऐसे उसका लेवल कहाँ तक पहुँच गया, सिंपल इंटरेस्ट तक। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में कितने साल तक का, किस रेट तक का वो बच्चा निकाल पाएगा सिंपल इंटरेस्ट भी, वो क्या हो गया उसका रेंज। और बच्चा सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ क्या सीख चुका है, साइंस भी सीख चुका है। साइंस में क्या सीख चुका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सीख चुका है। यानी ऐसी ऐसी कितनी चीज़ें सीख चुका है, वो क्या हो जाएगा उसका एरिया। और बच्चा कितनी तेजी से, जब उसे प्रॉब्लम दी जाती है तो कितनी तेजी से वो करता है, वो क्या कहलाएगा, उसका स्पीड। यानी ये क्या हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम सोल्विंग की भी स्पीड आ जाती है, प्रॉब्लम सोल्विंग, बच्चा किस स्पीड से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, ठीक है। ये देखिए हमने आज 3 थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी बाय अल्फ्रेड बिने, 2 फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन, और 3 फैक्टर मल्टी फैक्टर या अनार्किक या एटोमिस्टिक थ्योरी बाय E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। तो इसकी PDF आपको मिलेगी अपने परमाणु क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।